so welcome to my new video. So in this video we will be going through the chapter of chemical kinetics, and in that I'm not gonna revise it from the initial portion. Only from the first order reaction we can start, but still if you guys need the initial portion also of this chapter, then I would do so. But actually and my test is gonna be from there, so that's why I'm gonna start. So okay, we are starting, and please excuse me for my cold nowadays. Okay, let's start from the for the first order reaction. When we talk about the half life, so first we see कि आखिर ये हाफ लाइफ होता क्या है. तो जब भी हम लोग किसी रिएक्शन की बात करते हैं, तो जब हमारा रिएक्टेंट हाफ कंज्यूम हो जाता है, दैट्स इज कॉल्ड हाफ लाइफ. ठीक है, तो उसे हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, टी हाफ या टी 50% कहते हैं. ठीक है, तो उसमें देखो टी हाफ की जब हम बात करते हैं, उसमें हमें एक फॉर्मूला अच्छे से याद रखना होता है कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/k. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर रिमेम्बरिंग द टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देखो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैं बता ही देती हूँ. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि जैसे कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, मीन्स लाइक इक्वेशन लिखते हैं, तो फिर उसमें के लिए जो हम लोग ऑर्डर लगाते हैं किसी कंसनट्रेशन के ऊपर, किसी कंसनट्रेशन के ऊपर जैसे पावर टाइप को जो लगाते हैं उसे हम लोग ऑर्डर कहते हैं. उसका प्रॉपर डेफिनेशन भी होता है, बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ ऑफ दैट. वी आर जस्ट recognizing and remembering that what was the order. Okay, so yeah, so half life क्या हो जाएगा हमारा 0.693/k हो जाएगा. और वही हम लोग करें टी 100%, तो टी 100% क्या होगा कि जो हमारा रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ना टी 100% इज इक्वल टू इन्फिनाइट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कभी भी रिएक्टेंट टोटली कंज्यूम नहीं होता है. ओके, so it's like that the first order reaction never completes, but the zero order reaction completes because for its zero order जो होता है हम लोग क्या देखते हैं, टी 100% इज इक्वल टू ए नॉट बाई के. और अगर हम लोग ये भी याद करें कि हाफ लाइफ कितना होता था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो होता था टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2k. राइट, तो हम लोग ऐसे ही आगे मूव करते हैं. तो देखो टी 75% का हम लोग भी कैलकुलेट करके वैसे निकालना है. कैलकुलेट किस फॉर्मूले से करेंगे कि हमें निकालना है टी 75%. ठीक है, तो हमारा एक ही फॉर्मूला जिसे हम लोग यूज़ में लेते हैं, वो तो हमारा के इज इक्वल टू 2.303/t लॉग इनिशियल बाई फाइनल. और उसे हम ऐसे लिखते हैं कि 100/100 एक्स, और एक्स में वो परसेंटेज जितना वो कंज्यूम हो गया है. ठीक है, तो हमें जैसे टी 75% निकालना है, तो हम ये कहते हैं 2.303/k 2.303/k और लॉग 100/100 एक्स. एक्स हो जाएगा, और हमें जैसे टी 75% निकाला तो एक्स 75 रख देंगे. तो उससे हम जो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, तो टी 75% इज इक्वल टू, अगर कैलकुलेट ना करना हो, क्वेश्चन फटाफट करना हो, तो हम याद कर सकते हैं. जैसे हमने टी हाफ का याद किया 0.693/k, टी 100% इन्फिनाइट, टी 75% होता है हमारा 1.3818/k, 1.318/k, और टी 87.5% होता है हमारा 2.0727/k, 2.0727/k, और होता था 1.38 मीन्स 1 3, और ये था 2 और 7. ठीक है, तो ऐसे 2.07. ठीक है, ऐसा करके हम याद कर सकते हैं. अब जब रिलेशन निकालते देखो, हम ये भी याद करने की जरूरत नहीं है. नहीं, सही में आपको टी 75 याद करने की जरूरत नहीं है. आप ऐसा भी कर सकते हो कि टी 75% का टी 50 से रिलेशन निकाल लो. तो जब हमने रिलेशन निकाल के देखा ना, तो टी 75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी पावर 50% हो गया. मतलब कि टी की पावर 50% कितना होता है, 0.693/k. और अगर हमें टी 75% निकालना है, सीधा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो ईजी, राइट. तो हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं. उसमें फिर हमारा हो जाएगा टी 87.5% इंटू हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10⁻50%. और उसके बाद हमारा हो जाएगा टी 93.75% हो जाएगा हमारा 4 इंटू टी 50%. और टी 99.9% हो जाएगा 10 इंटू टी 50%. एंड येस, लेट मी टेल, ये सब इज एक्वायर्ड नॉलेज, मीन्स इट्स नॉट माई कंट्रीब्यूशन मेकिंग दीज काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स. मीन्स मैंने किया, मतलब you know, my teachers taught me, and what I understood is just what I'm remembering and reminding myself to, and yes, helping you guys too. So it's like that. So it's all my teachers, and I'm really thankful to them to make me understand this chapter very well. Okay, moving forward.
तो हमने क्या क्या याद किया, टी 75% हमारा 2 इंटू 10 टी पावर 50%, टी 87.5% होता है हमारा 3 इंटू टी 50%, और टी 93.7% होता है 4 इंटू, तो देखो हमने क्या क्या याद रखा, 75% याद रखा, 87.5% याद रखा, 93.75% याद रखा, और 99.9% याद रखा। तो पहले क्या हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमारा कौन सा था, 75% था, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 87 था, उसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए 2 इंटू टी 50% करेंगे, मतलब टी हाफ लाइफ 2, मतलब कि डबल हाफ लाइफ होता है हमारा टी 75%, ट्रिपल हाफ लाइफ होता है हमारा टी 87.5%, और हमारा जो 93.75% होता है वो हमारा 4 टाइम्स होता है टी 50%, और 99.9% जो होता है हमारा 10 टाइम्स होता है हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। इससे जैसे कि हमें दिया है टाइम फॉर 75% कंप्लीशन फर्स्ट ऑर्डर इज 10 मिनट, फाइंड टाइम फॉर 87.5 एंड 99.9%। सो अब हमें T75 के लिए दिया हुआ है, तो अब हम इसका रिलेशन T50% से यूज़ करके फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं ना। सो वाई टू वेस्ट टाइम, वी कैन गो बाय दिस मेथड। ओके, एंड येस, जो 0.693/k है, तो k की कभी कभी हमारे 2.303 की फॉर्म में वैल्यू आती है, तो हमारा जो 0.693 वहाँ पे इतना ज़्यादा फिट नहीं हो पाता। जो हमारा 0.693 है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे किसकी इक्विवेलेंट होती है, 2.303 इंटू 0.30 की होती है, राइट। तो इससे हम लोग उसे ईजिली कट कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि 0.693 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.30। ओके, अब हम जो बात करते हैं T99% की, तो वो हमारा होता है 2 इंटू 90%, T99.9% जो होता है 3 इंटू T90%, और T9 तो मतलब जितने उसमें 99.9 है तो उसमें हमारे कितने बार 9 आ रहे हैं, तो 2 बार 9 आ रहे हैं, तो 90% का वो 2 टाइम्स में आ जाएगा। 99.9 में कितने बार है, 3 बार, तो 3 इंटू टी 90% हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं कि अगर हमें टाइम दिया 90% के लिए और 99 पॉइंट समथिंग का निकालना है, तो हम लोग ऐसे चल सकते हैं। तो ये हमारे एक तरह से ट्रिक हो गई। तो अभी तो हमने कितनी ट्रिक्स देखी, हमने टी हाफ की वैल्यूज़ करके अपने लिए ट्रिक ही बना ली। दूसरी, बाकी उन सबको कनेक्ट करके हमने एक ट्रिक बना ली। तीसरी, 0.693 की वो वैल्यू याद करके ट्रिक बना ली। और चौथी, हमने T99% मीन्स टाइम 99% कंप्लीशन पे उसे 90% कंप्लीशन से कनेक्ट करके एक ट्रिक बना ली, राइट। सो इट्स लाइक दैट। तो जो हमारी टी होती है वो होती है हमारी 2.303/k लॉग इनिशियल बाय फाइनल की इक्वल। एक्सक्यूज मी प्लीज। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस फ्रॉम, तो उसमें भी हम लोग वही सेम चीज़ लगाएंगे, क्योंकि जो हमने इनिशियल बाय फाइनल कहा है ना, तो ऐसा नहीं कि हमेशा 100/100 - x ही अपने इनिशियल बाय फाइनल लेंगे, क्योंकि जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें होता क्या एक्चुअली, उसमें एक रिएक्टेंट होता है और वो हमारा क्या कहते हैं, वो हमें एक अपना प्रोडक्ट देता है, राइट। तो ये जो हमारा होता है वो हमें प्रोडक्ट देता है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K कंसंट्रेशन ऑफ E, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A, उसकी पावर क्या होगी हमारी 1, तो इसलिए तो हम इसको क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमने डिराइव करके ना फॉर्मूला निकाला है, एंड दैट फॉर्मूला इज KT2 - T1 इज इक्वल्स टू ln बाय A T1 बाय E concentration of A T2. ठीक है, I'm seeing this formula because it's somewhat difficult to learn. 1 second please. Oh yeah, sorry. So हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया कि KT2 - T1 is equals to ln A concentration of A T1 at time T1 and concentration of A at time T2. ठीक है, तो उसी को हमने मॉडिफाई किया और हमें मिला कि T2 - T1 is equals to log concentration of A1 means initial concentration by final concentration, मतलब सिंपली ऐसा कह सकते हैं। और जब हमने इसी को शिफ्ट किया तो हमें क्या फाइनली फॉर्मूला मिला, अपना फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, एंड दैट इज K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग इनिशियल बाय फाइनल, उसे हम लोग लिखते हैं लॉग A0/ET। और जो वो इनिशियल बाय फाइनल है उसमें मोल्स भी यूज़ कर सकते हैं, वेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके,
तो कमिंग बैक, तो यही हमारा क्वेश्चन था, ये तो वेट के रिगार्डिंग था, बाकी हमारा कुछ कंसंट्रेशन लिंक करके आया था। और फर्स्ट और कभी हम इसमें क्या कहते हैं, इसमें मेनली जो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वेसल काम में नहीं आता है, बाकी सब चीज़ें हम लोग कंसंट्रेशन में लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वेसल जब हम लोग लेते हैं फॉर द लाइक हमें मोल दिया हुआ है, मोल बाय मोलैरिटी के फॉर्म में निकालना है, तो मोल बाय एसिलिटी होता है, तो फिर उस लीटर तो कैंसिल हो जाता है ऑब्वियसली, तो इसलिए। उसके बाद हम देखते हैं, तो नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज 0.04 मिली molarity per second at 10 second and 0.03 molarity per second at 20 second. Find the half life of reaction. यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो इतना है 10 सेकंड पे, इतना है 20 सेकंड पे, अब हाफ लाइफ निकालें। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसमें ना ऐसा देखेंगे कि हमें 2 टाइम दिए हुए हैं, राइट, और हमें 2 कंसनट्रेशन दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली रेट दिया और रेट इज़ दिस, बट हमें ये भी पता है कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए R इज इक्वल टू के एन कंसनट्रेशन ऑफ ए होता है, राइट। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर रेट हम लोग लेंगे तो हम लोग उसे कंसनट्रेशन तो कह सकते हैं। तो हमने जो अभी फॉर्मूला देखा, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T2 माइनस T1 ln या log A कंसनट्रेशन ऑफ A एट टाइम T1 कंसनट्रेशन ऑफ A एट टाइम T2। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इससे हम लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिमेंबर, बिकॉज दिस फॉर्मूला मीन्स दिस क्वेश्चन हैज़ कम इन नीट मैनी टाइम, टोल्ड माय मैम टीचर। टीचर इज ग्रेट। ओके, सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है क्वेश्चन की रिएक्टेंट रिड्यूस फ्रॉम 10 ग्राम टू सॉरी प्लीज, जो रिएक्टेंट है वो हमारा इतने से इतने में रिड्यूस हो गया फर्स्ट ऑर्डर, फाइंड द टोटल टाइम। तो उसमें हमने क्या करेंगे कि हमें टोटल टाइम निकालना है। जब हमारा रिएक्टेंट इतने से इतना हो गया तो हमारा हम लोग मान लेते कंसंट्रेशन टाइम टी इतना है और कंसंट्रेशन ऑफ टाइम ई नॉट इतना है बाय 2n। अब जो 2n की वैल्यू है उससे जो हमारे n की वैल्यू आती है उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टाइम का मेथड निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें ऐसा है कि AT इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2n। हमने इससे क्या किया, n की वैल्यू निकाली और नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो होते हैं वो होती है हमारी n एक्चुअली। तो जब वो मिल गई तो वो होती है हमारी टोटल टाइम बाय t हाफ, क्या होती है टोटल टाइम बाय t हाफ होती है हमारी वो। सो रिएक्टेंट रेडियस फ्रॉम इतना तो इतना फर्स्ट ऑर्डर, देन फाइंड द टोटल टाइम। तो हमें इसमें टोटल टाइम निकालना है। एंड सी इट्स माई फर्स्ट टाइम गेटिंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स अगेन, सो मे बी इट्स लाइक दैट। सो इट इज़ इक्वल्स टू ई नॉट बाई 2n। तो यहाँ पे हमें ए नॉट क्या दिया है, 10 ग्राम दिया हुआ, हमने वो वैल्यू पुट की। AT में 1.25 दी हुई है, हमने वो वैल्यू पुट की। 2n, उससे हमारे कोई वैल्यू आई वहाँ पे, हमने n की वैल्यू पता चल गई। n की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में 3 आई है, मतलब कि हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मिल गए। अब जब हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मिल गए तो फिर फॉर्मूला क्या था, टोटल टाइम बाय टी हाफ। टी हाफ भी हमें दिया हुआ है तो सिंपली हमें टोटल टाइम से पता चल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर ट्रिक। And yes, as we are gathering all the tricks, why not write it down too? Wait, I'll bring a copy. See, I'm going to write it down again. So, what all tricks we learn? So first, in first order reaction, we are seeing that K T2 minus T1 is equals to ln A naught by AT, means like time at T1. Then K T2 minus T1 is equals to log 2.303 log A naught by AT. And then finally we got the formula which we use very much, that K is equals to 2.303 into T log initial by final, in which we mainly use 100 by 100 minus x. But it's actually like initial and the final. And then secondly we have seen the T half-life formula.
t half is 0.693 by k. Okay, and then after that we have same 3. The t half, t 100% is infinite, and for other values you will also see here that t 75%, t 87.5%, t 93.75, I guess. Yeah, it was 93.75. Because actually if we even misplace one of the decimal digits, it will cause us problem. So better assured. Yeah, so it was 93.75%. And T 99.9% was 10 times of T 50%. This was 4 into T power 50%. This is 3. This is 2. And yeah, for means T 99%, it is 2 times of T 90%, right? It is like going that order of like here. So T 2 into 90%, T 99.9% is giving 3 into T 90%. T 99.99 is equals to 4 into T 90%, and yes, it goes on. And yeah, it's very helpful, so we must get through this in our mind. We have written that, and yes, we were saying the trick of there. मीन्स हमें किसी कंसनट्रेशन की बात दी अगर हमें टाइम दिया हो, हाफ लाइफ दी हो, कंसनट्रेशन दिया हो, तो हम इस केस में कैसे फाइंड कर सकते हैं टोटल टाइम जो रिएक्शन को लगा होगा, तो हमें वो देखना है. तो it is equals to A naught by 2n and number of half lives हमारी कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हो जाएंगी हमारी टी टोटल टाइम टेकन बाय टी हाफ. क्या ठीक है. जो उसके बाद हमारे कुछ क्राफ्ट्स हैं, हमें वो क्राफ्ट्स सीखने होंगे. मेरी बस ख़राब हो रही है. So I want to excuse it for that, but still we will not let our energy get down, and yes, we are getting very energetic for learning the concept very well. Okay. Oh, we have lots of things to get covered. We must get fast. So when we see the graphs, when we see k is equals to 2.303 by t log a naught by at. So when we rearrange it, we get to know that its graph is like that, log a naught by at in that one side and t on the other side, and it's like a straight line, and the graph's the slope is k by 2.303. And when we see for means when we are breaking this down, so we get the formula k by 2.303t into log a naught minus log at, and when we placing that log a minus x on one side and t on another side, we get like slope like this. So it's a negative slope, so obviously इसका जो slope होगा हमारा वो हमारा minus k by 2.303 हो जाएगा. ठीक है. तो उसके हम लोग देखते हैं कि अब हम इसे एलन की फॉर्म में लिखें तो उसमें भी हमारा ऐसे ही नेगेटिव स्लोप बनेगा, और उसमें जो हमारा स्लोप की वैल्यू आएगी वो हमारी माइनस के आएगी. मीन्स पहले क्या आई थी हमारी माइनस के बाय 2.303. इस केस में क्या आ जाएगी, एलन की फॉर्म में वही सेम चीज़, तो माइनस के आ जाएगी. और जो सबसे पहला वाला था जहाँ पे हमारा वो डिवाइड की फॉर्म में ही था लॉग ए नॉट बाई लॉग ए टी, उसमें हमारे स्लोप की क्या वैल्यू आई थी के बाय 2.303. तो ये जो वैल्यूज़ होती है वो हेल्प करती है द क्वेश्चन सॉल्विंग. और हाँ, हमें ये भी याद रखने की ग्राफ है किसकी, तो ये हमारी ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के. और इससे पहले ही हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ ग्राफ थे. सो दिस ग्राफ्स वर लाइक जैसे कि आर है और ई कंसंट्रेशन, तो डिपेंड करता है डायरेक्टली, तो ऐसे ही इसका स्लोप बनेगा. एंड या इट वाज वन ग्राफ देयर. ओके, नाउ एक और ग्राफ है इसमें कि एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के, तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके तो एक तरफ ए टी बचेगा, एक दूसरी तरफ टी बचेगा. तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि ए टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई ई पावर ई बाई ई के टी, ई पावर के टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी, एंड दिस इज विल-हेल्मेंग इक्वेशन. दिस इज विल-हेल्मेंग इक्वेशन. सो ऐसे ही है कि कंसनट्रेशन मीन्स अगर हमें कंसनट्रेशन एट टाइम टी दिया है और
कंसंट्रेशन, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है बाई ई की पावर के टी अगर हम लेंगे तो वो हमारे कंसंट्रेशन टाइम टी को इक्वल आ जाएगा। तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई ई पावर के टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि स्लोप बिटवीन लॉग ए माइनस एक्स। सो लॉग ए माइनस एक्स हमें सोच के याद आ रहा है कि ये हमारा सेकंड ग्राफ था। और हाँ, हमारा सेकंड वाला ग्राफ एक्चुअली इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि वो हमारे इसमें क्या कहते हैं, वो उसके सोल्यूशन ज़्यादा है। तो हम लोग किस टीचर्स ने बताया, तो उसमें हमारा क्या होगा, -k.23 की वैल्यू हम इक्वल कर देंगे इसकी जो स्लोप की वैल्यू दिया है। और हम जब उसके इक्वल करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी, उसमें t की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। क्योंकि हमें ये भी तो पता है कि जो हमारी t हाफ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.693/k, राइट। तो इससे हमें उसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे विल्हेल्मैन इक्वेशन याद रखनी है। लेट्स नोट इट डाउन along with all of the tricks. So we have seen the graphs portion and yeah, we can note it down. So हमने ग्राफ्स की पोर्शन में ये देखा कि अगर हमारा पहला जो ग्राफ बनता है वो किसके लिए बनता है, log a नॉट बाई e t on x on y सॉरी and t on x। तो हमारी जो स्लोप आता है वो क्या आता है, k/2.303 आता है। वेल, इट्स नॉट स्टिल इम्पॉर्टेंट बट दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर log AT आए या log a माइनस एक्स आए या हमारा log PT आए, मीन्स प्रेशर एट टाइम t आए, तो और हमारा ये हमारे किस पे आ जाए, ऑन y, और हमारा टाइम फिर से किस पे आ जाए, और x। तो हमारे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी स्लोप की वैल्यू होगी -k/2.303, राइट। एंड लेट्स मेक द ग्राफ टू सो वी आर मोर क्लियर अबाउट इट। तो इसमें हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, इसमें हमारा ग्राफ नेगेटिव स्लोप बनेगा। जैसे ln AT इज इक्वल टू ln A नॉट माइनस KT का बनाना है। तो यहाँ पे हमारा ln AT रहेगा और यहाँ पे हमारा T रहेगा, ऐसा स्लोप बनेगा। तो हमारे यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा, -k। Yeah, sorry for a lot of breaks I'm taking. Actually, it's not a break, but I'm too little bit adjust, that's why. So okay, moving forward, we see the fourth graph. We see that fourth graph is like that कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा एक ग्राफ जो है हमारा, उसमें हमारा ऐसे टाइप बना है कि अभी देखो हमारा जो स्टार्टिंग ग्राफ था वो कैसे बना था, लाइक दिस बना था। मीन्स ऐसे नॉर्मली होता है, मीन्स यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ऐसे बना था। नेक्स्ट ग्राफ हमारा ऐसे बना था, मीन्स यहाँ पे ऐसे, हाँ एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, तो ऊपर कुछ स्लोप लेके ऐसे बना था। पर ये वाला ग्राफ हमारा ऐसे बन रहा है, सॉरी ऐसे बन रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पे हमारा कैसा है कि एक पे हमारा है AT और एक पे है हमारा T, और ये हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। इसका जो फॉर्मूला है ये है AT इज इक्वल टू A नॉट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, A नॉट e पावर माइनस KT। ये हमारा विल्हेल्मैन इक्वेशन कहते हैं इसे, विल्हेल्मैन इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम स्पेशल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, परसेंटेज डिसोसिएशन होता है हमारा, वो डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे। तो ये बात हमें पहले से पता है, क्योंकि हमने जो एक इक्वेशन लिखी तो इससे हमें साफ साफ पता चल ही जाता है कि k इज इक्वल 2.303/t log 100/100 माइनस है। तो उसमें हमारा कहीं परसेंटेज डिसोसिएशन डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पर नहीं कर रहा है। तो बस वही चीज़ तो कह रहा है। उसके बाद में देखते हैं कि अगर हम टाइम t पे अगर प्रेशर के फॉर्म में निकालें तो फिर हमारा ऐसा होता है कि P नॉट होगा, फिर उससे भी हम ऐसे ऐसे करके डिराइव कर सकते हैं। नॉट अ बिग इशू एंड यस इट्स कैन बी इजी डिराइव।
अब आता है जनरल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। मीन्स हमें कोई nth ऑर्डर दिया है और हमें उसको कहना है जनरल रेटेड इक्वेशन निकालना है। आई गेस आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इट, but still let's cover it once. Revision is good, right? And yes, we must do lots of revisions. ओके तो हम लोग देख रहे हैं क्या जनरल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। मीन्स हमें कोई nth ऑर्डर उसके हम रेट कांस्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सो जस्ट हमें फॉर्मूला याद रखना है। चलो हमें साथ में याद करते हैं। k इज इक्वल्स टू 1/n-1 इज इंटू 1/a t पावर n-1/a0 पावर n-1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 1/n-1 इंटू t इंटू 1/a t पावर n-1 माइनस 1/a0 पावर n-1। पर यहाँ पर हमारा n कभी भी नॉट इक्वल्स मतलब कभी भी इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 नहीं होगा। मीन्स n कभी भी हम लोग यहाँ पे 1 नहीं रख सकते। तो फाइनली हम लोग को ये चलो अब हम लोग फॉर्मूलाज बाद में रखेंगे या लिखेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हाँ हमने रिटेन किया उस चीज़ को कि नहीं किया। ओके तो हम कहते हैं हाफ लाइफ जो होता है टी हाफ जो होता है हमारा डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है a0 पावर n के, और टी हाफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है p0 पावर 1 - n के। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की इनिशियल कंसंट्रेशन की भी पावर 1 - n और क्या करते हैं इनिशियल प्रेशर की भी पावर 1 - n के हमारे क्या होता है प्रोपोर्शन होता है। क्या चीज़ प्रोपोर्शन होती है, हमारी हाफ लाइफ प्रोपोर्शन होती है, राइट। तो हम लोग क्या कहते हैं k इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/t इंटू 1/at माइनस 1/a0। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा ये हमने सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट निकाल लिया है। इवन तो ज़रूरत नहीं पड़ती है पर स्टिल उसका भी थोड़ा दिल रख लेते हैं सेकंड ऑर्डर का, राइट। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। मीडिया 1/80 और हमने ऐसे इसका स्लोप बनाया। मतलब कि मेनली स्लोप भी बहुत रोल प्ले करता है हमारा जितने भी nth ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ओके तो क्या लिख ले फॉर्मूला हम लोग अभी नहीं, अभी नहीं लिखेंगे, नहीं तो हम लोग लिखते हैं फिर भूल जाते हैं। हम लोग लिखेंगे आफ्टर एट 30 जब वीडियो 30 मिनट की हो जाएगी। अभी बहुत है, लेट्स सी इफ यू आर विल कवर इट। k इज इक्वल टू 1/t इंटू 1/at माइनस 1/a0 होता है सेकेंड ऑर्डर के लिए। स्लोप होता है हमारा 1/k के लिए और एक होता है स्लोप होता है हमारा k पॉजिटिव जब हम लोग का उस फॉर्म में होता है कि 1/at इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। और अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके देखते हैं तो हमारा स्लोप हमारा 1/k आता है ना। उसको हम लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें हमारा ऐसा होता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एल्कलाइन मीडियम। तो देखो हम लोग जब हाइड्रोलिसिस पढ़ा था तो वो हमारा डिफरेंट सेंस में था, पर अगर हम लोग वही हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर पढ़ते हैं एल्कलाइन मीडियम के लिए तो हम उसे किस में कंसिडर करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कंसिडर कर लेंगे। वो हमारा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है। इसे हम लोग सीरो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं क्योंकि हमें देखने में तो ये लगता है कि अरे यार ये तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये होता है कि हमारा ये होता है हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ऐसा होता क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट यूज़ करते हैं तो हमारा H2O भी आता है, लेकिन H2 होता है हमारे एक्सेस में और जो चीज़ हमारे एक्सेस में होती है तो उसे हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं एक तरह से। तो जब हम उसे नेगलेक्ट करेंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ ये होगा कि उस सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में जो हमारे 3 ऑर्डर बन रहे थे उसमें से जो H2 है जब उसे नेगलेक्ट कर देंगे तो बचा कि हमारे 2 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसके इक्वल हो जाएगा K इंटू CH3CH2 इंटू Na। मतलब कि हम जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर पढ़ते हैं इन द एल्कलाइन मीडियम तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है हमारा क्या कहते हैं सीरो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज इट लुक्स लाइक ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बट इट इज़ एक्चुअली ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो टी हाफ को जो देखते हैं तो हम लोग हमारा देख लिया था पहले कि टी हाफ जो होता है हमारा डेरिवेटिव पोर्शन होता है a0 पावर 1 - n के। ठीक है, तो टी हाफ जो होता है हमारा डेरिवेटिव पोर्शन होता है a0 पावर 1 - n की। तो मुझे टी हाफ को ऐसे कंपेयर करता है तो a1/a2 पावर 1 - n हो जाता है। my voice, please excuse me for that in this video because actually I just want to get this thing delivered out, so I didn't wait for my voice to get cured. Sorry. Okay, तो हमने ये चीज़ देख ली तो इससे हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो हमने वो चीज़ देख ली। एक्चुअली क्वेश्चन वाला पोर्शन था जो मैंने बनाया ऐसे कर दिया। ओके सो यहाँ पे हमें ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलते हैं
तो जैसे कि हमें दिया गया है log t हाफ और log a एक साइड में 45 डिग्री में दिया गया, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है इसे देख के ही। तो हमें ये पता है कि t हाफ जो होता है डायरेक्ट पोर्शन होता है a की पावर 1 माइनस n के, दोनों तरफ हमने log किया तो हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल टू mx मिल गया। तो जब हमने इस चीज़ को देखा तो हमें ये मिला कि 1 माइनस n जो है वो हमारा स्लोप की वैल्यू की इक्वल हो रहा है। और जब वो चीज़ हमारे स्लोप की वैल्यू की इक्वल हुई तो हमें पता है ना स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारा tan थीटा। और जब हम tan थीटा की इक्वल उसे करेंगे 1 माइनस n इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है तो कैलकुलेट करेंगे तो हमें n की वैल्यू 0 आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, मीन्स ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं कि इस पर मतलब कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बाद में। ओके, फर्स्ट लेट्स राइट द फॉर्मूला वी लर्न। आई होप वी रिमेंबर। तो देखो पहला फॉर्मूला ये था जनरल इंटीग्रेटेड रेट फॉर nth ऑर्डर। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो था, पहले हेडिंग एक साथ देख लो, जनरल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो अब हम लोग इसके लिए जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं तो रेट कांस्टेंट मीन्स के की जो वैल्यू थी वो किसकी इक्वल थी 1 बाय n माइनस 1 इंटू टी इंटू 1 बाय ए टी पावर 1 माइनस n minus 1 by a naught power 1 minus n. First let's see if it's correct because we can't write wrong now. So yeah, it's correct. Sometimes we must not doubt ourselves. Okay, तो क्या था फिर से k is equals to 1 by n minus 1 into t 1 by a t power n minus 1 because this formula is little big and it's confusing too. K is equals to 1 by n minus 1 into t and bracket we have what will we have 1 by 80 power n minus 1 minus 1 by a naught power n minus 1. Okay, and yes, second formula we remember by heart because it's very easy. T half is equal to directly proportional to a naught power 1 minus n and also t half of directly proportional to p naught power 1 minus n. And for second order we can also write because it will not take much time for us to calculate in test or exam forever. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 1 बाई टी 1 बाई ए टी माइनस 1 बाई ए नॉट। what the graphs is like this and for this it's like this, the slope is 1 by k, here the slope is k, here it's 1 by e t, here it's 1 by e naught t and it's 1 by e naught t half. So this is close for second order reaction. Now we are seeing the example of second order reaction. So obviously we have seen that hydrolysis of ester in alkaline medium as its example. So yes, we will know that example is hydrolysis means presence of water, the breakdown of ester. Hydrolysis of ester in alkaline medium means alkaline medium is also provided to it by the presence of NaOH. Yes, you are very correct. I knew it. You know it very well. Okay. So should we also put these different kind of questions in our this notes? Well, I think that it should be marked in copy. So for knowing the lives, how much light is on them, we write the concentration can be directly made out from the graph, which actually look like graph options. Okay, so finally we are again on collision theory. So yes, let's understand the collision theory again from the start. I think that we've already done it previously also, but no problem in getting that revised too. Wait. Yeah, actually it's like that. तो हम लोग कॉलिजन थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कॉलिजन थ्योरी में हमारे कैसे है कि हमें किसने दिया था, हमें दिया था किसे मैक्स शॉर्ट्स ने और विलियम लेविस ने। फॉर किसने दिया था, फॉर बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री गैसेस रिएक्शन। मतलब कि कॉलिजन थ्योरी जो है हमारी उसमें हम लोग कॉलिजन से पता चला कि हाँ कॉलिजन होंगे। तो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के जब कॉलिजन होते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमारी कॉलिजन थ्योरी मिलती है। ठीक है,
और ये हमारा था किस लिए, बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री गैसेस रिएक्शंस के लिए, और जिनकी मोलिकुलरिटी 1 होती है उनके लिए हमारे ये रिएक्शन दिया गया था। ठीक है, तो बायोमोलिकुलर में क्या, हमारे जो दो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे रिएक्ट करेंगे, राइट। तो इस टाइप का वी लाइक अ साइंटिस्ट विद द कैमरा बिकॉज इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट द कोलिजन थ्योरी। जिसमें हमारा ऐसा होता है कि वो हमें मैक्स शॉर्ट्स और विलियम लेविस में दिया था, बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री गैसेस रिएक्शन के था बेस्ड ऑन KTG। And according to this theory, for the formation of product, reactive molecules must be collided with each other. तो जब हमारे reactive molecules एक दूसरे से कोलाइड करेंगे ताकि वो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिजन थ्योरी कहते हैं, क्योंकि वहीं तो हमारी कोलिजन थ्योरी होती है। तो टोटल कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड पर वॉल्यूम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस बिकॉज दे आर कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारे Z होती है। ओके, जनरली फॉर गैसेस इट्स वैल्यू इज 10^25 to 10^28 पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स हमारी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10^25 से लेकर 10^28 तक होती है हमारे पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। कोलिजन फ्रीक्वेंसी 10^25 to 10^28 होती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती क्या है तो टोटल कॉलिजन कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं भाई पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में, उन्हीं को कहते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये होता है, कॉलिजन थ्योरी क्या होती है, तो इस थ्योरी के हिसाब से जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो हमारी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने से होते हैं, एंड दिस इज आवर कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, तो आउट ऑफ द टोटल कॉलिजन्स, अब ऐसा है देखो, इतने हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो ऐसा थोड़ी ना कि जैसे जब हम लोग कोई चीज़ पे काम करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता है, नहीं होता है, राइट। तो जो हम लोग कहते हैं जितने भी कॉलिजन्स होते हैं उसमें से सिर्फ कुछ ही इफेक्टिव होते हैं ताकि उनसे प्रोडक्ट फॉर्म हो सके, एंड ऑल कॉलिजन्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऑल कॉलिजन्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट मीन्स बहुत से मॉलिक्यूल्स को लाइट करते हैं, सब को लाइट करते हैं, पर इफेक्टिव वही होता है जो दो बैरियर्स क्रॉस करता है। अब कैसे बैरियर्स, कौन से बैरियर्स, तो दो बैरियर्स के नाम होते हैं, ओरिएंटेशन बैरियर एंड द एनर्जी बैरियर। सो ओरिएंटेशन बैरियर में, ओरिएंटेशन वर्ड सुन के मैं समझ में आया, इट्स अबाउट डायरेक्शन। तो देखो इससे कि हमारे दो मॉलिक्यूल्स का बना ऐसे चेन है और ये हमारा दो मॉलिक्यूल्स का बना चेन है, तो अगर वो ऐसे ही जाके कनेक्ट कर गए तो ये तो कनेक्ट कर जाएंगे, पर ये वाला और ये वाला तो हमारे बच जाएंगे, राइट। सॉरी, तो ये वाले हमारे साइड वाले बच जाएंगे, तो ये हमारी काम वर्क नहीं करेगा, राइट। बट अगर हम लोग वही चीज़ बात करें कि अगर वही हमारा ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है और ये हमारा ऐसे मतलब दोनों में ऐसे ऊपर कनेक्ट है, मीन्स ये हमारा एक मॉलिक्यूल है और वो भी ऊपर से आके ऐसे उससे कनेक्ट हो जाए, मतलब कि दोनों मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो गए। तो ये हमारा ओरिएंटेशन बैरियर के हिसाब से दोनों जो मॉलिक्यूल्स मीन्स जो एक हमारा मॉलिक्यूल बना था दो एटम से बन के, तो दोनों एटम जब रिएक्ट कर जाएंगे हमारे, तो उससे हमारा ओरिएंटेशन बैरियर क्रॉस हो जाएगा। मीन्स कोलिजन इन प्रॉपर डायरेक्शन हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तो उसे हम इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और तभी उससे प्रॉपर प्रोडक्ट बनेगा। पर अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है, ऐसे यहाँ कोलाइड किए तो ऐसे थोड़ी ना प्रोडक्ट बन जाएगा, मजाक थोड़ी ना प्रोडक्ट बनना भी। बिकॉज सी लेट्स टेक आवर एग्जाम्पल, वी आर द रिएक्टेंट्स, we collide for something, but we are effective only if we work in proper direction. And yeah, it's the truth. Okay, so for effective collision, two barriers must be crossed simultaneously. Orientation barrier हो गया, energy barrier में आता है threshold energy और activation energy. The minimum amount of energy required by reactive molecules to convert into product or enter into reaction उसे कहते हैं हम लोग threshold energy. Sorry. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, देखो जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ, देखो उनके पास खुद तो कुछ एनर्जी होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो रिएक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन कर सके और वो नया प्रोडक्ट फॉर्म कर सके, और या तो ऐसा कहें कि वो रिएक्शन में एंटर कर सके, एंड दैट एनर्जी दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो पूरी एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू रिएक्शन और टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स से ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव कर सके, या ऐसा कहें कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकें। तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में अंतर क्या है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब कि वो टोटल एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा है कि वो जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास पहले से एनर्जी होती है, उसमें और कितनी एनर्जी दे ताकि थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलने के बाद वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
एक्टिवेशन एनर्जी, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होती है फॉर अचीविंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी, या ऐसा कहें कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी इससे क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए, और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए तो वो ये क्या रेफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ बनता है, तो इसमें ER जो होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इसमें हमारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या होता है कि एंडोथर्मिक में हमारा जो एंडोथर्मिक में हमारा कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, एंडोथर्मिक में हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा प्रोडक्ट। डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है EP माइनस ER होता है, EP ज़्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो देखो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऐसे कुछ नहीं कंक्लूड कर सकते, ये सिर्फ ग्राफ्स फॉर्मिंग पर्पस के लिए है, पर स्टेबिलिटी जो होती है वो रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, और इसीलिए तो उसे एनर्जी देनी पड़ती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, मीन्स कि हमारा क्या चीज़ हो रही है कि वहाँ पे हमारी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी रिएक्टेंट की नहीं प्रोडक्ट की ज़्यादा है, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए वो एनर्जी रिलीज़ कर दे रहा है, क्योंकि जो स्टेबल होता है उसे एनर्जी चाहिए नहीं होता, उसे रिलीज़ कर देता है, ठीक है। सॉरी मिसकंसेप्शन, दिस थिंग इज रॉन्ग। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसे रिएक्शन में आने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो reactant is more stable in endothermic, and in exothermic product is more stable. हमने दोनों बात जो है इरिवर्सिबल केसेस के लिए की है, और जब हम इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं एनी वन ऑफ द केसेस पॉसिबल मीन्स डेल्टा H और EA जो होता है उनका कुछ भी रिलेशन हो सकता है। अबव ऑल है एक्सोथर्मिक बिकॉज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो होती है हमारी ज़्यादा होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की, बिकॉज डेल्टा H जो होती है हमारी नेगेटिव होती है किस केस के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। उसमें हमारा जो डेल्टा H है वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, किसके एक्टिवेशन एनर्जी के, किसकी बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें वो भी इरिवर्सिबल के केस में। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें उसमें सिर्फ एक ही केस पॉसिबल होता है, उसमें ये होता है कि हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारी ज़्यादा होती है किससे, डेल्टा H से, ठीक है। और जब हमने रिवर्सिबल केसेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें हमारा रिएक्शन होता है और फिर हमारा वो वापस आ जाता है, राइट, ऐसे ही होता है ना। तो फिर वही चीज़ है, तो यहाँ पे हमारा जो EA ऑफ फॉरवर्ड होता है वो हमारा EAT ऑफ बैकवर्ड की इक्वल होता है। तो ED की जब बात करते हैं मीन्स जो थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन का वो थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल होगा, तो हमने उसे लिखे कैसे, तो ET फॉरवर्ड इज रिटन एज ER प्लस EAF इज इक्वल्स टू EP प्लस EAB। क्या मतलब, क्या कहा मैंने, तो हमने ये देखा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो जब हमने फॉरवर्ड की बात करें तो आखिर हमारी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है फॉरवर्ड का बनता कैसे है, तो बनता है हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से प्लस हमारा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। और जब हम बात करते हैं ET ऑफ B सो हमारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस EAB, तो जो हमारा डेल्टा H होता है वो हमारा कैसे निकलतेगा इसमें, तो हमें ये तो पता है कि हमें ऐसे नॉर्मली डेल्टा H निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, किसकी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। पर हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं और वो फॉर्मूला है कि एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, तो इससे भी हम लोग वो सेम चीज़ ड्राइव कर सकते हैं। तो हमें इससे ये देखने को मिलता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है बैकवर्ड की वो ज़्यादा होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड से, इसलिए हमारी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है वो ज़्यादा होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। और हमने ये चीज़ और देखी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कि जितना ज़्यादा वो रेट में से उसकी रेट खुद से ज़्यादा, तो अब जो खुद से ज़्यादा तो क्या उसे एक्टिवेशन होने की बाहर से एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी कि कम चाहिए होगी, कम चाहिए होगी, बिकॉज वो खुद ही वो चीज़ काम कर सकती है एंड दैट्स वाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। और देखो हमने पहले वाले केस में क्या देखा था, हमने देखा था पहले केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, इसलिए हमारा जो वहाँ पे था रेट ऑफ फॉरवर्ड जो था वो ज़्यादा था रेट ऑफ बैकवर्ड से, मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन
ज़्यादा जल्दी चल रहा था क्योंकि रिवर्सिबल था। लेकिन जब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं उसमें हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होता है। अब ऐसे में कैसे बता, क्योंकि एंडोथर्मिक है मतलब कि उसमें डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मीन्स जितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स कहेंगे। फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी आर नोन एज एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ना या तो एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है उन्हें कहते हैं एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स, और जिनकी नहीं है उन्हें कहते हैं नॉन एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स। इजी राइट। सो हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अभी पहली बार मैं देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स नॉन एज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एनर्जी उनकी इक्वल हो या ज़्यादा हो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी से, उन्हें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पर जिनकी ऐसी कम हो तो हम उसे क्या कहते हैं, इनएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी लेस देन E मीन्स द एक्टिवेशन एनर्जी आर नॉन एज इनएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। अब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। अब देखो मैथ्स तो हर जगह आती है, कुछ भी करो मैथ्स तो आ ही जाती है। तो जब हम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसे भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर ही देते हैं ना। तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स था क्या, फिर से रिपीट कर रही हूँ बिकॉज वी हैव टू गेट दैट सेट इन अवर माइंड राइट। फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी इक्वल हो या ज़्यादा हो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, उन्हें कहते हैं ना एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। उन्हें हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई स्मॉल ई की पावर माइनस EA/RT। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एंड एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, EA से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की। मतलब जितनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी उतनी ज़्यादा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे और उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इनटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। ओके and if you feel that I'm very fast means you can just tell me what, how can I improve. And yeah, I'm always well for it. I want to improve. Sorry. सो जो रेट होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, फिर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो और हमने एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया, E⁻EA/RT से। तो हमारा जो आर स्मॉल आर हो गया वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया किसके, E⁻EA/RT के। ठीक है, और R इज इक्वल्स टू PZAB इंटू E⁻EA/RT। ठीक है, तो जो हमारा P हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन फैक्टर हो जाएगा या फिर हमारा क्या हो जाएगा, स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा। और ZAB हमारा क्या हो जाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन A एंड B हो जाता है। ठीक है, तो P हमारा क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। ZAB क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हमने देखा ना Z फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ZAB से। अब EB का क्या मतलब कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन A एंड B। बस टू लेट दिस आल्सो कम लाइक इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मीन्स कि ZAB का मतलब क्या होता है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन A एंड B। So and what is P? P is the orientation factor or the steric factor, and yes, we can remember it very easily. अगर हमारा T कांस्टेंट है तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए। अगर हमारा T कांस्टेंट है तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, तो E⁻EA/RT ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी कि हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो हमारे जो हमारे देखो ROR जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ठीक है, तो जब हम लोग ROR को हमने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, E⁻EA/RT होते हैं। ठीक है, तो जब हमने ROR को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EA कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो हमारे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है वो भी EA के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। एंड या दैट्स पॉसिबल, डोंट बी शॉक्ड, बिकॉज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा हैं तब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं राइट। तो ऐसे ही हमारा केस बनेगा इसमें। तो ये जब हमारा कम होगा तभी हमारा क्या बनेगा, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, मतलब कि E⁻EA/RT बढ़ेगा और हमारा ROR भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो ROR होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे 1/EA के।
और हमारा जो ई होता है हमारा कांस्टेंट होता है। सो अगर हमारा टाइम हमारा अगर बढ़ेगा तो सॉरी हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए अगर हम ई को कांस्टेंट कर देते हैं लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो कॉलिजन भी बढ़ जाएगी, तो एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे। तो एक तरह से जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर हमारा क्या होगा, आर बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा हमारा, ऐसा केस किस में होगा, वाइस वर्सा में भी होगा। Sorry. So just like that. Arrhenius equation. So let's move on to next. That's Arrhenius equation. So Sakina. So R is equals to P dot Z EB E power minus EA by RT. So by this we are gonna derive our equation. Well, so R is equals to K A power X, and here we take the E as a 1 mil. So K is equals to A power minus E. Means K is equals to A and the small e power minus EA by RT. And this A is known as Arrhenius constant, pre-exponential factor, and also the frequency factor. So here we see that A is equals to P dot Z AB. Means देखो हमारा पहले इक्वेशन क्या था, R is equals to P dot Z AB into E power minus EA by RT. अब P dot Z AB तो खुद ही एक हमारा क्या है, वो हमारा कांस्टेंट है, तो क्यों ना इन दो कांस्टेंट को एक कांस्टेंट से प्लेस कर दिया जाए। Easy to remember. Wow, so great, Arrhenius. सो यही करेंगे, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पहले हमारा r इक्वल था और हमने r इज इक्वल्स टू के ई एक्स पढ़ा, तो हमने देखो क्या किया, हमारा पहले क्या था, r इज इक्वल्स टू p डॉट जेड ई बी इन टू ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। करेक्ट, आई नो यू न्यू दैट। ओके, अब r को क्या किया, r इज इक्वल्स टू के ए कर दिया, ए को हमने क्या लिया, 1 लिया, 1 की पावर कुछ भी करो 1 होगा, तो हमारा आर जो इसके फॉर्म में वो इक्वेशन था, अब उसका के रख सकते हैं, तो के इज इक्वल टू, और जो हमारा पी डॉट जेड ई बी जो हमारे दो कॉन्स्टेंट थे, मतलब एक ओरिएंटेशन फैक्टर के लिए, स्टेरिक फैक्टर के लिए, और जेड ई बी जो तो हमारा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए था, तो उसमें हम क्या करेंगे उसमें हम ये करेंगे कि उसे हम लोग एक ही कांस्टेंट से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, और वो हमारा कांस्टेंट क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा कांस्टेंट ए, और एक उस ए कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, उस ए कांस्टेंट को कहेंगे हम लोग अर्हानियस कांस्टेंट, या तो हम उसे एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट के पहले आ रहा है, क्योंकि हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन रहा है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर माइनस सी ए बाई आर टी, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कर देंगे या फ्रीक्वेंसी फैक्टर कर देंगे, अर्हानियस कांस्टेंट कह देंगे। ठीक है, तो rate constant not depend on concentration because it is defined for unit concentration. तो जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा वो नॉट डिपेंड ऑन कंसनट्रेशन बिकॉज इट इज़ डिफाइंड फॉर यूनिट कंसनट्रेशन। तो रेट कांस्टेंट बहुत सही लाइन है, हमें हर चीज़ पर ध्यान देना होगा, सो वी विल रिपीट इट मैनी टाइम्स टिल इट गेट्स इन आवर मेमोरी वेल। ओके, and I hope that you don't mind, and thank you so much for, if you're seeing this video, I know that very few people might have got this, but still if you're till now, appreciate yourself. It's almost an hour we are together, but still the course is too much. My god, I just hope my memory doesn't get filled and this video don't get stopped by itself, otherwise we can complete it in one video. ओके, तो हमारा कहते हैं रेट कांस्टेंट होता है नॉट डिपेंड ऑन कंसनट्रेशन बिकॉज डिपेंड फॉर यूनिट कंसनट्रेशन। रेट कांस्टेंट नॉट डिपेंड ऑन कंसनट्रेशन बिकॉज इट डिफाइंड फॉर यूनिट कंसनट्रेशन। रेट कांस्टेंट के डिपेंड नहीं करता कंसनट्रेशन पे बिकॉज ये डिफाइंड ही नहीं होता यूनिट कंसनट्रेशन के लिए, बिकॉज ये होता ही डिफाइंड यूनिट कंसनट्रेशन के लिए। मतलब कि हमने किया क्या, आर इज इक्वल्स टू के ए किया, राइट, और तभी हमारा क्या कहते हैं, आर इज इक्वल्स टू के हुआ, मतलब कि के होता कि हमारा रेट कांस्टेंट होता है, और रेट कांस्टेंट की वो वैल्यू जो हमने निकाली अभी वो कैसे निकल पाई, के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई पावर माइनस ए बाई आर टी, वो तभी तो निकल पाई जब हमने ए को 1 लिया, तो हम वो डिफाइन ही कर रहे हैं उसके लिए, तो फिर हम रेट कांस्टेंट कैसे कह सकते हैं कि वो डिपेंड करे हमारे कंसनट्रेशन पे। तो लेट्स सिंग इन a song form. Rate constant doesn't depend on concentration because it is defined for
unit concentration. Fine, get it? K by A is equals to e power minus EA by RT. तो हमने उसी को थोड़ा रीअरेंज किया और उससे में जो K by A है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे बोल्ट्जमैन फैक्टर. और क्या नाम है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी Ne बाय NT ग्रेटर देन और इक्वल टू EA मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी. ये कहेंगे हम लोग से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स. अब बात करते हैं यूनिट ऑफ के की. तो यूनिट ऑफ के जो होती है यूनिट ऑफ ए के इक्वल होती है. और हमने उसके जब फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स पावर 1 - n और टाइम इनवर्स हो जाएगा. रेट कांस्टेंट जो होता है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड कैटलिस्ट पे. इफ़ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगी. ओके, ए इंटू ई पावर माइनस ए बाय RT ज़्यादा होगा. हमें ये भी चीज़ याद रखनी कि बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होता है और रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है सर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पे. और जो अरहाइनस कांस्टेंट है उसके लिए भी हम लोग यूनिट के लिए क्या करेंगे, मोल लीटर इनवर्स 1 - n टाइम इनवर्स करेंगे, जो कि हम लोग किसके लिए यूज़ करते थे, के के लिए. टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हैं, के ज़्यादा होगा और अरहाइनस का ए माइनस से वो भी ज़्यादा होगा तो के ज़्यादा होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज. तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पे हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है. I hope that you're getting all the things and points, guys, because we have to move on this place. And yes, in this thing I guess we have got some formulas, so let's write it down too, because everything is important and yes, it must be with ourselves. Oh my god. Collision. It is collision theory and I wrote the heading as collision frequency. Left it, I can cut it and not like others. Collision theory. So delta H की value is given by EP minus ER and also delta H की value is given by EA forward minus EA backward. And yes, the delta H is negative for, you say, it's your turn now, I won't say, and positive for, right, negative for exothermic and positive for endothermic, correct? Sure, yeah, it's correct. Now we are seeing the points. So obviously एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई पावर माइनस EA बाय RT एंड R इज इक्वल टू P डॉट Z AB ई पावर माइनस EA बाय RT. Where this P is the orientation factor or the steric factor. And the Z is the collision frequency between A and P. And yes, we have also seen that ROR is inversely proportional to EA, and so we got that E power minus CA by RT also face such. So yeah, now let's derive the Arrhenius equation in our, so Arrhenius equation we want to look in copy because we have learned it, right? So it was R is equals to K A power X. Here we took A concentration as 1, so K is equals to A e power minus EA by RT, because the A here is the Arrhenius constant, which is equals to P dot Z AB. Means this A 8
P and Z. Oh. And see, actually I've also said this in the previous video too, that all the things by me is done that's just for a good interaction between us. And I hope you are much understood like all of this for this thing. Pre-exponential factor, and also it's called the frequency factor. So can you tell me what's the frequency factor? Yeah, you are right, it's the Arrhenius constant. And when we rearrange it now, we get one more factor means k by a is equals to e power minus ea by rt. So this is called the Boltzmann factor. Boltzmann factor, or fraction of molecules having energy and E by NT greater than or equal to EA. And also we can also call this as Hughes activated molecules, because it's obviously equal to e power minus EA by RT, and that's what we have assumed as the activated molecules as mathematically, right? We have a good memory, right? And I believe you all have. Just motivate yourself for the good things and keep moving. Just keep moving. So I will tell you, there are some such kind times that we feel that no, we are not giving up, we are moving on. But you know, really we have started giving up at that point of time. Means we even, this is pseudo not giving up. Means it's just visible to us like we are not giving up, but internally we are not giving our 100% for it. And when we are not giving 100% for it, I guess no explanation is needed that we have started or we have gave up in our mind. The mindset had given up. Otherwise, giving 100%. See, if you just like that, if we give our 100%, we won't regret for our own self. Because I have faced that regret. I've just realized that the regret is the worst thing. So better not commit mistakes. I don't think, means I don't remember when I did it last time. But still, temperature and catalyst. So tell me, the rate constant depends on temperature and catalyst. Yeah, I know you're right. So it has an exponentially increased graph too. In one end it's K and that's T. Now we are moving to catalyst. So I hope till now the portions are clear. This collision theory and all. Means delta H is equals to EP minus ER. EA forward minus EA backward. And negative for exo, positive for endo activated molecules are equal to e power minus EA by RT. R is equals to means rate of concentration, its dependency, then Arrhenius constant, and that frequency factor, and it means the Arrhenius constant is also known as frequency factor, and the Boltzmann factor is different one. It was collision theory के initially कुछ special points थे. Now we are moving to catalyst. Means हमने ये तो देख लिया कि जो rate constant होता है वो depend करता है temperature पे. वो भी कैसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है. पर व्हाट अबाउट कैटलिस्ट, बिकॉज हमने ये देखा कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर कैटलिस्ट दोनों पे डिपेंड करते हैं. तो नाउ सी द कैटलिस्ट एक्शन. तो कैटलिस्ट एक्शन क्या करता है, वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, मतलब कि हमारे ई को कम करता है. और जब ई कम होगा तो हमारा ई भी कम होगा, तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे ज़्यादा होंगे. एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो आर ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा होगा तो के ज़्यादा होगा. तो इस वजह से हमारा फाइनली हमारा के जो होगा वो हमारा किस पे डिपेंड करने लगेगा, कैटलिस्ट पे. सो निगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर हमारी अलग चीज़ होता है. तो निगेटिव कैटलिस्ट हमारा क्या करता है, वो हमारा ई को बढ़ाता है एंड ई टी को भी बढ़ाता है, और आर और के को कम करता है. तो इसमें ई टी होता है, ई आर होता है,
EP होता है। तो अब देखते हैं वेरी स्पेशल पॉइंट्स कि एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। एंड एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारा activation energy does not depend on temperature. Activation energy depends on nature of reactant and catalyst. Means क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी? आप बताइए। एक्टिवेशन एनर्जी वो होता है जो कि डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी थी जो हम लोग देते हैं किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके, या तो ऐसा कहें कि वो अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव कर सके। तो वो हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। सो लाइक द प्रीवियस वन, लेट्स सिंग दिस ऑल्सो इन सिंग सॉन्ग फॉर्म। Activation energy does not depend on temperature. Activation energy depends on nature of reactant and catalyst. Catalyst always increases rate of reaction by NET by providing an alternative path. Sorry. Without just sorry. Catalyst always increases rate of reaction by EA and ET. Activation energy and threshold energy respectively by providing an alternative path without itself undergoing any chemical change. Catalysts do not change ER, EP, delta G, delta H, delta S, etc. ER को catalyst कुछ भी नहीं change करता. Just rate constant depends on catalyst and also the rate of reaction. A small amount of catalyst can catalyze large amount of reactant at the same time. और पता है छोटा सा कैटलिस्ट भी ना बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकता है. कैटलाइज ओनली कैटलाइजेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिकॉज इट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन. जो कैटलिस्ट होता है वो किसी रिएक्शन को इनिशिएट या स्टार्ट नहीं कर सकता, पर जो रिएक्शन चल रहा है उससे वो तेज कर सकता है. दैट्स वाई वी सी दैट जो कैटलिस्ट होता है कैटलाइजेस ओनली द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. वेट प्लीज. Thank you. Catalyst does not affect the equilibrium constant because it equally increases Kf and Kb. जो कैटलिस्ट है वो हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता. अब हम सोचेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों नहीं इफेक्ट करता. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे Kf और Kb दोनों के वैल्यू को इक्वली ही हमारा इंक्रीज करता है. तो हमने इसमें कैटलिस्ट में भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं और देखिए जो कि हमें याद रखने होंगे, है ना. ठीक है. तो A plus B giving C plus D plus 38 kilocalorie. If EA of this reaction is 20 kilocalorie, find EA of C plus D giving A plus B. मीन्स हमें एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है और प्लस 38 कैलोरी दिया है, तो वो हमारा क्या होगा. वो होगा हमारा एनर्जी ऑफ बताइए. वो होगा हमारा डेल्टा H की वैल्यू, क्योंकि ये हमारा कैसा रिएक्शन है. ये हमारा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक. तभी तो हमें क्या कहते हैं प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है. प्रोडक्ट में मिल रहा है हमें एनर्जी. इस वजह से तो हमें ये चीज़ पता चली. तो हमें वो इनिशियली वो मिल रहा है. तो हमें डेल्टा एच की वैल्यू कितनी मिल गई -38. मतलब कि देखो कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो हमारी डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो. मतलब वो नहीं, मतलब कि रिएक्शन में जिस हिसाब से वो रिटर्न होगा. तो डेल्टा एच यहाँ पे कितना हो गया -38. और यहाँ पे हमें क्या दिया EA ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब ये फॉरवर्ड दिया हमें. तो कितना दिया है 20 किलो कैलोरी. ठीक है. तो हमें ये पता है कि डेल्टा एच हम लोग EP माइनस ER से तो पता करते हैं और साथ ही साथ EAF माइनस EAB से भी करते हैं. तो यहाँ पे EAF दिया तो EAB पता कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें जो जिसका पूछा है वो हमारा उसका बैकवर्ड रिएक्शन है. अब ऐसे यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पे डेल्टा एच जो हो जाएगा हमारा कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -30 हो जाएगा. और EAF रिएक्शन दिया है मतलब कि फॉरवर्ड दिया है तो फिर हो जाए 80 और EAB तो उससे वो फॉर्म कर लेंगे. तो कैटलिस्ट के बारे में हमने क्या देखा कि जो कैटलिस्ट होता है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी, तो पहले ये बात है ध्यान रखनी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते. और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है बिकॉज ये एक साथ में क्लिक नहीं कर रहा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती. और जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, मतलब कि ये की वैल्यू डिपेंड सिर्फ नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है. पर किस पे डिपेंड नहीं करती, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती.
कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय EA एंड ET विदाउट। जो कैटलिस्ट होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग EA एंड ET, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी और एक्सप्रेशन एनर्जी को हमेशा डिक्रीज करके क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और स्मॉल अमाउंट भी हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकता है। तो ये हो गया हमारा कैटलिस्ट के रिगार्डिंग, एंड कि हमने ये देख लिया कि जो रेट कांस्टेंट होता है कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो कर दी तो क्या होगा। तो जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी को ज़ीरो कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे K/A मतलब कि बोल्ट्जमैन फैक्टर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, हमारी बोल्ट्जमैन फैक्टर की हमारी वैल्यू हो जाएगी हमारी K/A बोल्ट्जमैन फैक्टर था E⁻−EA/RT होती है। हमने यहाँ पे अगर EA ज़ीरो कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा कि हमारा जो E की पावर है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, और E की पावर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। जब तो फिर हमें ये मिल जाएगा K/A = 1 या 100%। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स 100% बन गए हैं। क्या कभी ये ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। तो ऑब्वियसली तो हम लोग कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी को ज़ीरो नहीं रख सकते, मतलब कि किसी भी रिएक्टेंट को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी ताकि ऐसा हो सके।